हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर संबंध एवं फलन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब, जिसको मैंने पीछे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, b बराबर 1, 5, 9, 11, 15, 16। ठीक है, और f बराबर 1, 5। f आपको जो फलन है वो रोस्टर रूप में दिया है। 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? फर्स्ट पार्ट पूछा है, f a से b में एक संबंध है। ये जो f है वह a से b में एक संबंध है, हमें ये फर्स्ट पार्ट बताना है। सेकेंड पार्ट बताना है कि f a से b में एक फलन है। मतलब आपको ये बताना है कि f a से b में एक संबंध है, और फिर से आपको बताना है कि f a से b में एक फलन है। ठीक है, प्रत्येक दशा में अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें समुच्चय a और समुच्चय b दिया है। ठीक है, और एक फलन दिया है जो रोस्टर रूप में है। ठीक है, रोस्टर रूप में है, तो हम इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो है रोस्टर रूप में निकालना, जैसे ये जो f दिया है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11, ये तो a क्रॉस b दिया है, a से b का क्रॉस देखिए है दिया है। ये तो कुछ ही आपके अवयव दिए हैं, कुछ ही एलिमेंट्स दिए हैं जो कि क्रमित युग में है। कुछ ही अवयव हैं जो क्रमित युग में है। हम इसके बाकी सारे अवयव निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड, इसको मेथड नंबर 1 कह देते हैं। मेथड नंबर 1, पहला मेथड क्या है? आपको समुच्चय A दिया है। ठीक है, समुच्चय A क्या है? समुच्चय A है 1, 2, 3, 4। ठीक है, समुच्चय A दिया है 1, 2, 3, 4। ठीक है, समुच्चय B दिया है 1, 5, 9, 11, 15, 16। ठीक है, समुच्चय A और समुच्चय B आपको दिया है। तो समुच्चय A और समुच्चय B दिए तो आप इनका क्रॉस निकाल दिए, A क्रॉस B। ठीक है, A क्रॉस B, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल का गुणन। ठीक है, कार्तीय तल का गुणन मतलब A क्रॉस B का हम लोग गुणा कर देते हैं। तो कैसे करते हैं? क्रमित युग में होता है, सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। A क्रॉस B निकालने का नियम क्या है? सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, 1 से रिलेशन, मतलब पहला समुच्चय A का पहला जो अवयव है वो समुच्चय B के पहले अवयव से संबंध बनाएगा। फिर समुच्चय A का जो पहला अवयव समुच्चय B के दूसरे अवयव से बनाएगा। इसी प्रकार समुच्चय A के पहले अवयव इन सभी के साथ संबंध बनाएंगे। फिर समुच्चय B के जो दूसरा अवयव वो इनके साथ संबंध बनाएंगे। समुच्चय A का जो तीसरा अवयव वो भी फिर से संबंध सबके साथ बनाएंगे। समुच्चय 4 का जो अवयव वो भी सबके साथ संबंध बनाएंगे। उन्हीं संबंधों को हम लिख लेते हैं। ठीक है, और संबंध हमेशा क्रमित युग में लिखा जाएगा। संबंध हो चाहे फलन, वो क्रमित युग में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 1 का संबंध 1 से, तो 1, 1। ठीक है, फिर 1 का संबंध 5 से, तो कॉमा करके 1, 5। ठीक है, फिर 1 का संबंध 9 से, तो 1, 9। ठीक है, फिर 1 का संबंध 11 से, तो 1, 11। फिर 1 का संबंध 15 से, तो 1, 15। ठीक है, फिर 1 का संबंध 16 से, तो 1, 16। ठीक है, 1 का संबंध 16 से होगा तो 1, 16। ठीक है, नेक्स्ट अवयव देखते हैं। जैसे 1 ने सबके साथ संबंध बनाया उसी तरीके से 2 भी बनाएगा। तो 2 अगर 1 से बनाया तो 2, 1। ठीक है, फिर 2 5 से बनाएगा तो 2, 5। फिर 2 9 से बनाएगा तो 2, 9। ठीक है, फिर 2 11 से बनाएगा तो 2, 11। 2 15 से बनाएगा तो 2, 15।
2 16 से बनाएगा तो 2,16, ठीक है। जैसे 1 ने बनाया, 2 ने बनाया, फिर 3 बनाएगा, तो 3 अगर 1 से बनाया तो 3,1, ठीक है। 3 अगर 5 से बनाया तो 3,5, 3 9 से बनाएगा तो 3,9, ठीक है। 3 11 से बनाएगा तो 3,11, 3 15 से बनाएगा तो 3,15, 3 16 से बनाएगा तो 3,16, ठीक है। जैसे 1 2 3 ने संबंध बनाया, उसी तरीके से 4 बनाएगा, 4 1 से बनाएगा तो 4,1, 4 5 से बनाएगा तो 4,5, ठीक है। 4 9 से बनाएगा तो 4,9, 4 11 से बनाएगा तो 4,11, ठीक है। 4 15 से बनाएगा तो 4,15, 4 16 से बनाएगा तो 4,16, ठीक है। इनको हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये क्या निकल गया, A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B, ठीक है। ये हमने A क्रॉस B निकाल दिया। अब फर्स्ट पार्ट हमसे क्या पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट पूछ रहा था कि F A से B में एक संबंध है, तो F जो है, ये F जो दिया हुआ है वह A से B में एक संबंध है, लिखेंगे हाँ F A से B में एक संबंध है। क्यों, क्योंकि F में जो अवयव लिखे हैं 1,5, क्रमित युग में जो अवयव लिखे हैं 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11, देखिए वो सब इस A और B में आ रहे हैं। देखिए 1,5, 2,9, ठीक है, फिर 3,1, उसके बाद 4,5, फिर 2,11, 2,11 कहाँ गए यहाँ। तो ये जितने भी F में अवयव हैं वो सब A क्रॉस B में आ रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये जो F में अवयव लिखे हैं वो A क्रॉस B का उप समुच्चय है, ठीक है। उप समुच्चय मतलब वो छोटा समुच्चय है, ये सबसे बड़ा समुच्चय है, तो कहेंगे F A क्रॉस B का क्या है, उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय में आएगा ही, इसलिए F A से B में एक संबंध है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, F A से B में, F A से B में एक संबंध है, F A से B में एक संबंध है, क्योंकि F उप समुच्चय है A क्रॉस B का। F का है, उप समुच्चय है A क्रॉस B का, इसलिए यह एक संबंध है, ठीक है। F जो है वह उप समुच्चय है A क्रॉस B का, इसलिए यह एक संबंध है। यहाँ पे C क्या है, उप समुच्चय है। उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या होता है, किसी भी बड़े समुच्चय में से अगर कुछ अवयव को लेके हम छोटा समुच्चय बनाते हैं तो वह दिए गए समुच्चय का क्या है, उप समुच्चय है। उप समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं, सबसेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा था, F A से B में एक फलन है, F A से B में एक फलन है, तो देख लेते हैं। इसमें देखिए अवयव 2,9, 2 का संबंध 9 से है, ये 2 ये x y की वैल्यू होती है, x है ये क्या होता है y, और 2 का संबंध किससे, 11 से भी है, 2 11 से भी है और 2 9 से भी है। तो क्या 2 का दो लोगों से संबंध हो सकता है, मतलब एक इंसान की दो इमेज बन सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने कुछ अवयव इसमें से ले लें, जैसे एक अवयव ले रहे हैं 2,9, 2,9 और क्या ले रहे हैं 2,11, ये मान लीजिए दो अवयव हमने ले लिया इन पूरों में से, ठीक है। अब ये 2 इधर है, ये 9 इधर है, 9 और 11, तो 2 का संबंध 9 से भी है और 2 का संबंध 11 से भी है। क्या यह संबंध तो हो सकते हैं, क्या यह फलन है, नहीं, यह फलन नहीं है, यह फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 की दो इमेज नहीं बन सकती, 9 और 11। यह संबंध हो सकता है लेकिन यह फलन नहीं हो सकता, क्योंकि फलन में जो इधर मान लीजिए ये x है और ये क्या है y,
x के जो भी अवयव हैं वह y के दो लोगों से नहीं जुड़ सकते। इधर का दो लोगों से जुड़ सकता है लेकिन इधर का समुच्चय दो लोगों से नहीं जुड़ सकता है। इधर का जो अवयव दो लोगों से नहीं जुड़ सकता है। कहने का मतलब कि दो के दो चेहरे नहीं हो सकते, किसी इंसान के दो चेहरे नहीं हो सकते, इसलिए मतलब दो इमेज नहीं हो सकती। इसको क्या, दो की इमेज कौन कौन है, 9 है और 11, इसको इमेज कहते हैं, मतलब प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या दो की प्रतिबिंब बन सकती है, 9 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है? ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यह संबंध एक फलन नहीं है। संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। तो हम लोगों ने फर्स्ट मेथड में क्या किया, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले समुच्चय ए दिया है आपको 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसी तरीके से समुच्चय बी दिया है 1, 5, 9, 11, 15, 16। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ए और बी का क्रॉस निकाल देंगे, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, समुच्चय ए का पहला अवयव समुच्चय बी के पहले अवयव से संबंध बनाएगा। तो 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 5 से, 1 का संबंध 9 से, 1 का संबंध 11 से, 1 का संबंध 15 से, 1 का संबंध 16 से। उसी तरीके से 2 ने बनाया, 3 ने बनाया, 4 ने बनाया, सब ने बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि जो F लिखा है उसमें कुछ अवयव लिखे हैं 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11। ये जितने भी अवयव लिखे हैं वह सब ए क्रॉस बी में आ रहे हैं। इसका मतलब कि यह बड़ा समुच्चय है, यह छोटा समुच्चय है। तो F जो है वह उप समुच्चय है किसका है, ए क्रॉस बी का। तो बोलेंगे F ए से बी में एक संबंध है, क्योंकि F उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का। F क्या है, उप समुच्चय है ए क्रॉस बी का, इसलिए यह संबंध है, इसलिए यह संबंध है। ये जो ऐसे लिखा था ये उप समुच्चय का सिंबल है। उप समुच्चय को इंग्लिश में सबसेट कहते हैं, ठीक है। फलन के केस में क्या था, जैसे हमने दो अवयव को ले लिया इसी में से, जैसे 2, 9 को ले लिया और 2, 11 को ले लिया। तो 2 के दो प्रतिबिंब हो सकते हैं क्या, दो इमेज बन सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इधर मान लीजिए बच्चा है, इधर बच्चा है, इधर क्या है, माँ है। एक माँ के दो बच्चे पॉसिबल नहीं है, सॉरी उल्टा बोल दिए, एक बच्चे की दो माँ पॉसिबल नहीं है। एक माँ के दो बच्चे तो हो सकते हैं लेकिन एक बच्चे की दो माएँ नहीं हो सकती। इसका मतलब एक इंसान का दो चेहरा नहीं हो सकता, इसलिए यह संबंध एक फलन नहीं है, ठीक है। ये मेथड 1 से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्रॉस निकाल के। मेथड 2 भी देख लेते हैं, जो तीर आरेख के हेल्प से होगा, ठीक है, ठीक है। मेथड 2, मेथड 2 क्या है, देखिए पहले हम समुच्चय ए को लिख लेते हैं। समुच्चय ए क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। समुच्चय बी क्या है, 1, 5, 9, 11, 15, 16, ठीक है। यह समुच्चय ए है, यह समुच्चय बी है। इन दो समुच्चयों को हम तीर आरेख में बना लेते हैं, ठीक है। इधर ए हो गया, इधर बी हो गया, समुच्चय ए समुच्चय बी, ठीक है। अब अवयव को लिख लेते हैं। इधर अवयव है 1, इधर है 2, 3 और 4। समुच्चय ए के अवयव हो गए। समुच्चय बी के अवयव लिख लेते हैं। 1, 5, 9, 11, 15 और 16, ठीक है। अब देखिए हमें जो फलन दिया था f की वैल्यू क्या दी थी, f क्या दिया था, f दिया था, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, f को यहाँ नोट कर लेते हैं। f क्या दिया था, 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11, ठीक है। यह f दिया था। देखिए 1 का संबंध किससे है, 1 का संबंध 5 से है, तो 1 का संबंध 5 से बना दीजिए। 1 का संबंध 5 से बन गया, ठीक है। फिर 2 का संबंध 9 से है, 2 का संबंध 9 से बना दीजिए। फिर 3 का संबंध 1 से है, 3 का संबंध 1 से बना दीजिए, ठीक है। फिर 4 का संबंध 5 से है, 4 का संबंध 5 से बना दीजिए, ठीक है। फिर 2 का संबंध 11 से है, 2 का संबंध 11 से बना दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने तीर आरेख बना दिया जैसे हमको f दिया हुआ था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है,
क्या एफ ए से बी में एक संबंध है? तो क्लियरली दिख रहा है ये एफ ए से बी में एक संबंध है। ये जो एफ है वह ए से बी में एक संबंध है। क्यों? क्योंकि 1 का संबंध 5 से है, 2 का संबंध 9 से है, 2 का संबंध 11 से है, 3 का संबंध 1 से है, 4 का संबंध 5 से है। यह तो पॉसिबल है। इधर के सारे अवयव इधर के सारे अवयव से संबंध बना सकते हैं। इधर का कोई सिंगल इधर के 2 लोगों से अवयव से संबंध बना लेता है। तो यह संबंध में पॉसिबल है, यह संबंध में हो सकता है। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एफ ए से बी में, एफ ए से बी में एक संबंध है। एफ ए से बी में एक संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि इधर के जो भी अवयव हैं सब इधर के अवयव से संबंध बना सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या पूछा था? क्या एफ ए से बी में एक फलन है? तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 ऐसा अवयव है जो 9 से भी संबंध बनाया है और 11 से भी बनाया है। क्या 2 के 2 चेहरे हो सकते हैं 9 और 11? नहीं, पॉसिबल नहीं है। या ऐसे भी समझ सकते हैं फिर से, यहाँ इधर समुच्चय को बच्चा मान लीजिए, समुच्चय बी को माँ मान लीजिए। ठीक है। एक माँ एक बच्चे की 2 माएँ हो सकती हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इधर देखिए 5 है, जैसे इसने भी 2 लोग से इधर संबंध बनाया है, तो क्या एक माँ के 2 बच्चे हो सकते हैं? हाँ, ये तो पॉसिबल है, यह संबंध है, यह फलन भी है। लेकिन एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। इसका मतलब ये दो लोगों से संबंध बनाया है, मतलब 2 के 2 चेहरे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह एक फलन नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे? एफ ए से बी में फलन नहीं है। एफ ए से बी में फलन नहीं है क्योंकि अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब, अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं। अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह एक फलन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। मान लीजिए कि एफ बराबर कर्ली ब्रैकेट में ए प्लस बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, जेड क्या है? द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो ठीक है, जेड पूर्णांक है, कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। ठीक है, जेड क्या है? पूर्णांक है, तो इसको हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। ठीक है, सारी वैल्यू रख सकते हैं हम। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। मान लीजिए एक फलन है एफ, एक फलन एफ है, वह कैसा है? ए कामा बी, ए प्लस बी, इस तरीके से दिया है। ए कामा बी, ए प्लस बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। ए कामा बी किस में बिलोंग कर रहा है? जेड में कर रहा है। ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड। यह किस रूप में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप। यह किस रूप में दिया है? समुच्चय निर्माण रूप में। तो देखिए यहाँ पे हम साइड में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ए बी, इधर क्या है? ए प्लस बी। मान लीजिए ए की वैल्यू हम 1 लिए, अब बी की वैल्यू भी क्या ले लिए? 1। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1, जो इधर लेंगे वो इधर भी लेंगे। तो 1 इंटू 1 क्या आया? 1। अब 1 प्लस 1 क्या आया? 2। तो 1 किससे बनाया? 2 से संबंध बनाया, 1 मिल गया। अच्छा, 1 के ए की जगह मान लिया 1 रख दिए, बी की जगह क्या रख दिए? 2 रख दिए। ठीक है, फिर से जो रखेंगे यहाँ वही यहाँ रखेंगे, तो 1 प्लस 2। तो 1 इंटू 2 2, अब 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3। तो 2 ने 3 से संबंध बना लिया। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए हम लेते हैं इधर अवयव को ए की जगह ले लेते हैं 5, बी की जगह ले लेते हैं 2। ठीक है, तो 5 प्लस 2, तो 5 2 जा 10। ठीक है, इधर 5 2 कितना हो गया? 7। तो 10 ने संबंध किससे बना लिया? 7 से। मान लीजिए हम इधर पहला अवयव 10 ले लेते हैं और ए की वैल्यू 10, अब बी की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो इधर 10 प्लस 1, तो 10 इधर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 ने 11 से भी समझ। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएं तो अनंत हैं, तो हम कुछ भी ले सकते हैं।
तो हम इसको अगर क्रमित युग में लिखना चाहें तो f को, तो 1 ने किससे संबंध बनाया 2 से, 1, 2। फिर उसके बाद 2 ने किससे संबंध बनाया 3 से, तो 2, 3। ठीक है, उसके बाद 10 ने किससे संबंध बनाया 7 से, तो 10, 7। फिर 10 ने किससे संबंध बनाया 11 से, तो 10, 11 डॉट डॉट ऐसे कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे संबंध बन सकते हैं। इनको तीर आरेख में बना लीजिए। ठीक है, इनको तीर आरेख में, इधर समुच्चय ए है, इधर समुच्चय बी है। ठीक है, इधर 1, 2 पहला वाला x होता है तो पहला वाला पहले में लिखा जाएगा, तो 1, 2, 10। ठीक है, इधर 2, 3, 7 और 11। 1 ने किससे संबंध बनाया 2 से, 2 ने किससे बनाया 3 से, 10 ने किससे बनाया 7 से, 10 ने किससे बनाया फिर से 11 से। ठीक है, ऐसा हमने संबंध बना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या यह जो संबंध बना है, क्या यह एक फलन है, हमें बताना है क्या यह संबंध एक फलन है। तो यह एक फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अवयव 10 जो है उसके 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, मतलब 2 चेहरे बन रहे हैं, कि जो पॉसिबल नहीं है, एक इंसान के 2 चेहरे नहीं हो सकते। फिर से आप चाहें तो यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं, बच्चा, यहाँ माँ। ठीक है, एक बच्चे की 2 माएँ नहीं हो सकती, एक बच्चे की 2 माएँ नहीं हो सकती, या 10 एक इंसान है जिसके 2 चेहरे नहीं हो सकते। तो क्या रीजन में लिखेंगे, यह फलन नहीं है क्योंकि अवयव 10 के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं, जो संभव नहीं है। मतलब यह एक संबंध तो हो सकता है लेकिन यह फलन नहीं है। इसका मतलब जितने भी फलन हैं वह सब संबंध हैं, लेकिन जितने भी संबंध हैं वह फलन नहीं हो सकते, कुछ खास ही संबंध फलन हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लिए। ये सारी वैल्यू इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो इतने भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मान लीजिए कि a बराबर 9, 10, 11, 12, 13 तथा f सच दैट a to n, f किसमें a से n में परिभाषित है, fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है, f का परिसर बताना है। ठीक है, तो समुच्चय a हमें दिया है और fn किसके बराबर है, n का महत्तम अभाज्य, मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी fn उसके बराबर होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम समुच्चय a लिख लेते हैं। समुच्चय a क्या है, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, f सच दैट a to n, f सच दैट a to n, मतलब a का मान हम n में रखेंगे, a का जो भी समुच्चय a में जितने भी वैल्यू हैं वो n की जगह रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, fn बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक, महत्तम अभाज्य गुणक मतलब जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, महत्तम अभाज्य गुणक मतलब क्या, जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहले a की वैल्यू देखिए हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू 9 रखेंगे, जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे 9, क्योंकि a n में परिभाषित है तो 9 रख दिए, तो f9। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे साइड में इसका अभाज्य गुणज भी निकाल लेते हैं। तो 9 का गुणज निकालेंगे, क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3। तो इन दोनों में बड़ा कौन है 3, मतलब 3 ही है, तो एक बार लिखेंगे तो इसमें 3 को लिख लेते हैं। तो f का जो अभाज्य गुणज है, जो महत्तम सबसे बड़ा, वो क्या है 3 है। ठीक है, फिर 9 की जगह नेक्स्ट वैल्यू क्या है समुच्चय में 10, तो 10 रख लिए। तो 10 का अभाज्य गुणज निकालेंगे तो 10 को क्या लिख सकते हैं 10 को अभाज्य गुणज निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 × 5, 2 5 जा 10। सबसे बड़ा क्या है 2 और 5 में 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। ठीक है, फिर 10 के बाद क्या है नेक्स्ट वैल्यू 11 है। 11 का अभाज्य गुणज निकालेंगे तो 11 को क्या लिख सकते हैं 11 × 1। 11 1 में बड़ा कौन है 11 है, क्योंकि सबसे बड़ा अभाज्य गुणज लिखना है, गुणक लिखना है, तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, फिर से 11 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है 12 है, तो
n के जगह क्या रख देंगे 12। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणज निकालेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 3। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें 3 है, सबसे बड़ा क्या है 3। तो F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि सबसे बड़ी बोला है महत्तम अभाज्य गुणज। ठीक है, फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 13 है। तो 13 को क्या लिख सकते हैं 13 × 1, तो सबसे बड़ा क्या है 13। इसका मतलब कि इधर 13। ये अब देखिए इसको अगर हम तीर आरेख में बना लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब हमको प्रांत परिसर बताना आसान हो जाएगा। इधर क्या लिखते हैं a, इधर क्या लिखते हैं n। देखिए a की वैल्यू क्या है 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणज क्या है 3, 5, 11, 3, 13 डॉट डॉट और भी आ सकते हैं, जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और वैल्यू आते जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू तो इतनी दी हुई है इसलिए हम ये लिखते हैं। देखिए 9 का संबंध किससे है 3 से है। ठीक है, फिर 10 का संबंध किससे है 5 से है। ठीक है, 11 का संबंध किससे है 11 से है। ठीक है, 12 का संबंध किससे है 3 से है। 13 का संबंध किससे है 13 से है। ठीक है, तो देखिए इधर के सिंगल का सिंगल से संबंध बना है, तो क्या इसका परिसर क्या होगा, हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में परिसर। तो सबसे पहले हम प्रांत बता देते हैं। प्रांत क्या होता है, ये x है और ये क्या होता है y। तो जितने भी अवयव x के हैं, ठीक है, अगर वह सभी से संबंध बनाए हैं तो वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं प्रांत कहलाते हैं। तो इस गिवन फंक्शन का जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, अच्छा परिसर क्या हो जाएगा, इस गिवन फंक्शन का परिसर क्या हो जाएगा, परिसर होता है समुच्चय B, मतलब दूसरा वाला समुच्चय। अगर उसमें सभी अवयव अगर संबंध बनाए हैं तो सारे के सारे परिसर कहलाएंगे। अगर जो संबंध नहीं बनाए उसको छोड़ देते हैं परिसर में। तो देखिए सारे ही बनाए हैं, 3 बनाए हैं, ठीक है, 5 बनाया है, 11 बनाया है, ठीक है, और 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 2 बार आ रहा है तो हम 2 बार नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, समुच्चय में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम एक बार लिखेंगे। तो 3, 5, 11, 13, 3, 5, 11, 13। तो ये गिवन फंक्शन का प्रांत और परिसर हो गया। ठीक है, इस गिवन फंक्शन का प्रांत और परिसर हम लोग निकालिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें रिवाइज करते रहना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, यह विविध का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया हमने कि जो भी समुच्चय A दिया है वो सारी वैल्यू हम n की जगह रखते जाएंगे, क्योंकि यह सच दैट A से n में परिभाषित है। ठीक है, अब वैल्यू रखते गए। अब 9 का अभाज्य गुणज निकालेंगे तो क्या आएगा 3 × 3। इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है महत्तम अभाज्य गुणक, सबसे बड़ा गुणक। तो 3, तो 10 का करेंगे तो 2 × 5, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है 5। 11 को क्या करेंगे 11 × 1, सबसे बड़ा कौन है 11 है। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो सबसे बड़ा क्या है 3। 13 को क्या लिख सकते हैं 13 × 1, तो 13 हो गया। तो अब इधर हम लोग समुच्चय A को लिख लेंगे जो दिया है 9, 10, 11, 12, 13। इधर समुच्चय जो हमको ये जो वैल्यू रखने पे जो मिलता है वो सब क्या कहलाता है परिसर कहलाता है, मतलब तो उसको हम y में लिखेंगे। ठीक है, 3, 5, 11, 3 और 13। ठीक है, 9 का संबंध 3 से, 10 का संबंध 5 से, 11 का संबंध 5 से, 12 का संबंध 3 से, 13 का संबंध 3 से। ठीक है, तो इस गिवन फंक्शन का प्रांत क्या होगा, प्रांत वह होता है जो वैल्यू हम रखते हैं, जो गिवन फंक्शन में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वह सब क्या कहलाते हैं प्रांत कहलाते हैं। गिवन फंक्शन में जो वैल्यू रखने पे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वह सब क्या कहलाते हैं परिसर कहलाते हैं। तो प्रांत कौन हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13। सपोज करिए इसमें अगर कोई भी अवयव संबंध नहीं बनाता तो उसको हम काउंट प्रांत में नहीं करते। ठीक है, समुच्चय B में जितने भी अवयव हैं वह सब क्या कहलाते हैं परिसर। इसमें भी कोई अवयव छूट जाता तो उसको हम परिसर में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो क्लियर है ये बात कि प्रांत और परिसर बताना आसान है। कोई भी गिवन फंक्शन है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, ठीक है, चाहे रूट वाला फंक्शन हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, गिवन फंक्शन में जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं, x का जो भी मान हम पुट करते हैं, जो भी वैल्यू सारी वास्तविक संख्या चाहे कुछ भी पुट करें वह सब के सब क्या कहलाते हैं प्रांत कहलाते हैं। ठीक है, और जो गिवन फंक्शन में पुट करने पे जो रिजल्ट प्राप्त होता है, जो भी रिजल्ट मिले वो सब क्या कहलाता है परिसर कहलाता है। ठीक है,
तो प्रांत और परिसर हम लोग इस तरीके से बता लिए। ठीक है, हम लोग का चैप्टर नंबर 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल, सारे विविध के क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एकदम अच्छे से क्लियर कर लिएगा, क्योंकि 1 और 2 क्लियर रहेंगे तो चैप्टर नंबर 3 और ईजी लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।